जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और हम लोगों ने पढ़ा इस उंगली पर 3 टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इस उंगली पर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि मैंने बताया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए, इंडेफिनिट टेंस ये भी 3 प्रकार के होंगे। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट और तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट और तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो चलिए उन शब्दों को हम लोग देखते हैं जिन शब्दों से हम ये पकड़ पाते हैं कि ये पर्टिकुलर कौन सा टेंस है। तो देखते हैं कि इंडेफिनिट का एक शब्द सामान्य तौर से ता शब्द होता है, जैसा कि हम पिछले उसमें बता चुके हैं कि इंडेफिनिट को ता शब्द से, कंटिन्यूअस को रहा शब्द से, परफेक्ट को चुका शब्द से और परफेक्ट कंटिन्यूअस को समय रहा शब्द से जानते हैं। तो इंडेफिनिट को सामान्य तौर से ता शब्द से जानते हैं। तो हम अगर यहाँ पर ता लिख देते हैं हर जगह ता, हालांकि कोई भी पहचान, ये दिमाग में रखना कि कोई भी पहचान शब्दों से नहीं देखी जाती। आगे आप जब इसको, अभी तो बिगिनर्स हैं, लर्नर्स हैं, अभी सबसे बिगिनिंग में आप टेंस के बारे में जान रहे हैं, तो इसी ढंग से टेंस को समझना है। आगे चल के आप ये देखेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं कि ता शब्द से ही इंडेफिनिट बनता है, यह आवश्यक नहीं है, या रहा शब्द से ही कंटिन्यूअस बनता है, इसको भी आप देखेंगे। तो सामान्य तौर से हम पहले देखते हैं कि ता शब्द से इंडेफिनिट बनता है। अब अगर हम यहाँ पर हम है शब्द लगा दें तो है का अर्थ क्या हो जाता है? है मीन्स प्रेजेंट। अब ये मिल के बन गया ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम था लगा दें तो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ होगा लगा दें तो क्या बन जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन इंडेफिनिट की पहचान के लिए, ठीक है, ता है, ता था, ता होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। लेकिन इंडेफिनिट की पहचान के लिए थोड़ा सा और हम इसको विस्तार देंगे और इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझना है कि ता है, ठीक है, जैसे कि वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वह सोते हैं, वे सोते हैं। इस तरीके से इन शब्दों के लास्ट वर्ड को देखें तो ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आ रहे हैं कि ता है, ती है, ते है। तो कभी पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, ऐसे शब्द आते हैं तो हम जान लेंगे ता है, ती है, उसी क्रिया में शब्द लगे होंगे, जिससे हम ये जानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बाकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम देखें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सामान्य तौर से तो ता था हम जैसा कि देख सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि ता था। जैसे हम इसमें, ठीक है, हमने लिखा कि वह पढ़ता था, पढ़ता था, निश्चित रूप से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसको एक तरीका और है बोलने का कि पढ़ता था या पढ़ा। वह जाता था, जाता था, और ऐसा भी हो सकता है कि वह गया। तो जाता था और गया, ये दोनों तरीके से इसके अंतिम शब्द आएंगे। जैसे वह घर गया या वह घर जाता था, ये दोनों प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसी के साथ साथ जैसे हमने पढ़ा, गया, पढ़ता था, जाता था, इस तरीके से तो हम सामान्य ढंग से समझ ही सकते हैं, जान लेंगे। लेकिन पढ़ा, गया, सोया,
कूदा, भागा, खेला, फेंका, ऐसे शब्द अगर आते हैं जिनसे यह लगता है कि बीते हुए समय में ये घटना घटी, जैसे वह भागा या वह भाग गया, वह कूदा, वह छत से कूदा, कूदता था और कूदा एक ही चीज है, भागता था भागा एक ही चीज है, खेलता था खेला एक ही चीज है, और फेंकता था फेंका, सोया, पढ़ा, इस तरीके से गया, पढ़ा, सोया, कूदा, भागा, खेला, ऐसे भी शब्द अगर लास्ट में आते हैं तो हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान। और फ्यूचर इंडेफिनिट सामान्य सी बात है, जैसे हम कहेंगे कि सोएगा, खाएगा, पिएगा, दौड़ेगा, खेलेगा, भागेगा, लास्ट में गागीगे, ऐसे शब्द आते हैं तो हम जानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चलिए अब बात करते हैं कि फ्यूचर, अब हमें पहचान समझ में आ गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती हैं, ऐसे करके शब्द आते हैं, जो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, सोते हैं, ऐसे शब्द आएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे आएंगे, अथवा पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, अथवा और ढंग से वह गया, सोया, कूदा, भागा, खेला, फेंका, इस टाइप से और भी शब्द और भी तमाम क्रियाएं होंगी जिसको हम देख करके अपने अंडरस्टैंडिंग से इस बात को पकड़ेंगे कि ये कौन सा पर्टिकुलर टेंस दिखाई दे रहा है। दूसरा, अब तीसरी बात आती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ता होगा, ये बड़ी सामान्य सी बात है, ता होगा आप शायद पकड़ पा जाएंगे, लेकिन लास्ट में गा गी गे लगा होगा, जैसे सोएगा, खाएगा, पिएगा, दौड़ेगा, हंसेगा, खेलेगा, कूदेगा, बताएगा, ऐसा लास्ट में गा, गी, गे, बताएगी, बताएगा, बताएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग ढंग से हम देखेंगे कि इसकी पहचान हुई। अब हम लोग देख रहे हैं, अब चलिए देखते हैं कि यह जो टेंस है इसकी पहचान के साथ साथ इसमें सहायक क्रिया कौन सी लगती है और मुख्य क्रिया कौन सी लगती है। क्योंकि कोई भी वाक्य हम टेंस पढ़ें तो टेंस में हमें सिर्फ दो ही चीज पकड़नी है। एक, पहचान से पता लगाना है कि कौन सा टेंस है। दूसरी बात, हम उस टेंस की सहायक क्रिया जानेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और उस टेंस की मुख्य क्रिया जानेंगे कि उसका मेन वर्ब क्या, कौन सा लगता है, कौन सा फॉर्म लगता है। कुल मिलाकर हम सिर्फ दो जगह का अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे, सिर्फ दो पॉइंट पकड़ने में, एक उसकी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा उसका मेन वर्ब। और ये पता तभी चलेगा जब आप पहचान पाएंगे कि कौन सा टेंस है। तो उस टेंस का पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगा और उस टेंस में कौन सा मेन वर्ब या मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है वो आपको दिखाई देगी। तो चलिए इस टेंस में हम देखते हैं, फिर से मैं लिखता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या फंक्शन है, थोड़ा सा हमें समझना है। वास्तव में इसको समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांटेंगे, क्योंकि अलग इसका जो साधारण अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि साधारण वाक्य जो होता है, उसके दूसरे नियम हैं, और प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव अथवा निगेटिव सेंटेंस के, इसके रूल थोड़े दूसरे होते हैं। जिस टेंस को आप पढ़ रहे हैं, आप ये बहुत ध्यान से समझना है हमें कि पूरे 12 टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस होता है। इसलिए बहुत ध्यान दे करके हमें इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना है। और इंडेफिनिट सबसे इंपॉर्टेंट तो होता ही है, जाहिर सी बात है कि जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है, वो कीमती भी बहुत है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर हम बहुत ध्यान से उसको नहीं समझेंगे तो उसके नियम थोड़े से महंगे होंगे, कठिन होंगे। हालांकि कुछ कठिन और सरल नहीं होता, लेकिन आप समझेंगे तो सब सरल है, नहीं ध्यान देंगे तो सब कुछ कठिन है। इसलिए ध्यान देने की बात है, इंडेफिनिट टेंस को बहुत कंसंट्रेट होकर के समझना है। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य के बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके प्रश्नवाचक और नकारात्मक की चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो इसके साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती, इसमें सहायक क्रिया नहीं लगती। फिर क्या होता है, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यस या ईएस लगता है।
उसी मेन वर्ब के साथ यस या ईएस लगता है। वो ऐसा कब होगा कि सिंगुलर एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस लगेगा, शेष बहुवचनकर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है साधारण वाक्य में। और यदि प्रश्नवाचक या अथवा नकारात्मक वाक्य हुआ तो इसमें हम डू अथवा डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और सबके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक, इसी ढंग से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म लगाते हैं सबके साथ, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ। तो एक वचन और बहुवचन यानी कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इसमें भी सहायक क्रिया नहीं लगती है। और यदि ये प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस हो जाता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और ये सबके साथ लगती है और इस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी लगता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सबके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और साधारण वाक्य में इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा ईएस लगता है एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका सेकंड फॉर्म लगता है मेन वर्ब का, इसमें भी सहायक क्रिया नहीं लगती। अब बात आती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत है जी, बहुत सिंपल होता है, जिसको हम कैसे समझेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है जी, कि विल शैल हेल्पिंग वर्ब लगती है साधारण वाक्य में भी, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि हम जान रहे हैं कि सब में फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और यहाँ भी इसकी हेल्पिंग वर्ब फिर वही विल शैल हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी लगती है, विल शैल हेल्पिंग वर्ब लगेगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसमें साधारण वाक्य का दूसरा नियम और प्रश्नवाचक नकारात्मक का दूसरा नियम नहीं है, एक ही जैसा नियम है साधारण वाक्य में भी प्रश्नवाचक वाक्य में भी। तो हमें ध्यान देना होगा दो टेंस के बारे में, बहुत ध्यान देना होगा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में फिर मैं ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में मुख्य क्रिया मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अथवा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा ईएस लगता है। यदि प्रश्नवाचक अथवा नकारात्मक वाक्य हो गया कि वह क्यों जाता है, कहाँ जाता है या वह नहीं जाता है, तब डू नॉट डज नॉट का प्रयोग होता है और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में वह गया, खाया, पिया, तो सेकंड फॉर्म लगेगा कि वेंट, एट, रोट, प्लेड, ऐसी क्रिया का सेकंड फॉर्म लगेगा। और अगर ये निगेटिव होगा, नहीं गया, नहीं आया, नहीं सोया, कहाँ गया, कब आया, ऐसे वाक्य होंगे तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बाकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में भी विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट टेंस अगर इंडेफिनिट में भी सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, तब जाकर के फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टेंस होता है और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट में भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद सेकेंडरी पास्ट इंडेफिनिट, फिर जाकर के बात आती है फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो ये हुआ इसकी पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान ये हुई। और इसके बाद हमने बताया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे होता है। हम बहुत ध्यान से फिर से आपको याद दिलाऊंगा, सेकंड फॉर्म पूरे 12 टेंस में सिर्फ एक टेंस में लगता है, वो भी साधारण वाक्य में। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और सेकंड फॉर्म कभी नहीं, कहीं नहीं लगता, कभी नहीं लगता और कहीं नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, फिर मैं इसको बार बार दबाव दे के बोल रहा हूं, कभी नहीं लगता, कहीं नहीं लगता। सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में लगता है, बाकी कहीं नहीं लगता और कभी नहीं लगता। और सामान्यतः फर्स्ट फॉर्म ही सारे टेंस में लगते हैं इंडेफिनिट के, लेकिन साधारण वाक्य बनाने में केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म लगता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यही इतनी टेक्निकलिटी है प्रेजेंट इंडेफिनिट और
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो बहुत ध्यान दे करके हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना है। अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक एक टेंस को हम अलग अलग ओपन करके उसको हम बताएंगे आपको विस्तार से। तो हम इसके बाद पढ़ने चल रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को विस्तार से हम आपको बताने चल रहे हैं। तो हम इसको अब मिटाएंगे, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसके पहचान होती है ता और है शब्द आएगा कि ता है। अब सामान्य ढंग से देखते हैं कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। पूरे 12 टेंस में जैसा कि मैंने बताया कि इंडेफिनिट टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टेंस होता है और इंडेफिनिट टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम जरा विचार करके देखिए कि आप दिन भर जितने वाक्य बोलते हैं, जितने भी वाक्य बोलते हैं, मान लीजिए आप दिन भर में 100 वाक्य बोलते हैं, 100 सेंटेंस आप बोलते हैं पर डे। आप अगर गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि उसमें से लगभग 70% सेंटेंस जो होते हैं वो इंडेफिनिट के होते हैं और उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। 70% सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो समझना यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब और कहाँ कैसे बोला जाता है, जरा सा विचार करके देखिए। तो हम लोग अपने प्रतिदिन के रूटीन में जो भी कार्य करते हैं, हम प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं, प्रतिदिन के कार्य सोच करके देखिए, विचार करके देखिए कि हम सुबह से उठते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, कपड़े पहनते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या कुछ भी करते हैं। सुबह से लेकर के रात इतने बजे आकर के हम सोते हैं। आप अपने मन से विचार करके देखिए कि सुबह से लेकर के शाम तक आप क्या करते हैं। हर वाक्य में आप पाएंगे कि ते हैं, ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, इसके बाद मैं ये करता हूँ, इसके बाद ये करता हूँ, इसके बाद मैं साइकिल लेता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में पढ़ता हूँ, वहाँ इतने बजे इंटरवल होता है, इतने, फिर वहाँ से लौट करके इतने बजे मैं घर पहुँचता हूँ। घर आने के बाद फिर मैं चेंज करता हूँ और चेंज होने के बाद हाथ मुँह धोता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, फिर आराम करता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर इतने बजे मैं सो जाता हूँ। कुल मिलाकर के सुबह से लेकर के शाम तक का रूटीन अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ आप बोलेंगे ता हूँ, ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो एक बात हो गया कि प्रतिदिन के कार्य आपके कौन से हैं। नित्य क्रिया में आप अपने नित्य प्रति क्या कार्य करते हैं वो आप हमेशा पाएंगे ये करता हूँ, ये शब्द बार बार आएगा। और यही नहीं कि केवल प्रतिदिन जो करते हैं उसी में ता है का प्रयोग होता है। आप जो कभी कभी करते हैं, कभी कभी जिस कार्य को करते हैं आप उसमें भी विचार कर दिए कि कभी कभी तो मैं मार्केट जाता हूँ और कभी कभी तो मैं खेलने चला जाता हूँ, कभी कभी मैं ये कार्य करता हूँ, कभी कभी मैं वो कार्य करता हूँ। जो भी कार्य आप कभी कभी करते हैं उस सब कार्य में भी आप देखेंगे कि ता हूँ का प्रयोग आएगा। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होंगे। अब दूसरा आगे विचार करके देखिए कि प्रति सप्ताह या प्रति माह या प्रति वर्ष आप कौन से कार्य करते हैं। विचार करके देखिए कि प्रतिवर्ष ये मौसम आता है या ये त्यौहार आता है, प्रतिवर्ष हम लोग मेला देखने जाते हैं, प्रतिवर्ष हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। प्रतिवर्ष आप कौन से कार्य करते हैं, हर महीने आप कौन से कार्य करते हैं, हर दिन आप हर सप्ताह कौन से काम करते हैं। तो जिन भी शब्दों में प्रति शब्द लगा हुआ है कि प्रतिदिन, प्रति माह, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन है, तो और ऑफन, ऑलवेज, बहुधा, प्रायः, आप जिस कार्य को करते हैं, कभी कभी जिस कार्य को करते हैं और कभी नहीं करते, जिस कार्य को आप कभी नहीं करते हैं और कभी कभी करते हैं और प्रतिदिन करते हैं, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष करते हैं, ऐसे हर कार्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है।
ये बहुत ही ध्यान से समझने की बात है। और हम सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसको हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा चर्चा में वाक्य जो बोले जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बोले जाते हैं। इसलिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सबसे पहले में साधारण वाक्य हम लोग पढ़ेंगे। तो साधारण वाक्य में क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम साधारण वाक्य की चर्चा करेंगे, जिसमें ही, सी, इट, राम, मोहन, लता, ऐसे जो सिंगुलर एक वचन सिंगुलर नंबर के जो कर्ता आएंगे उनमें फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा। और आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रेन, पीपल, बॉयज, गर्ल्स, ऐसे बहुवचन जो होंगे प्लूरल नंबर होंगे उसमें सिर्फ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ध्यान देने की बात है कि साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती। साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती। ये हमें बहुत ध्यान से समझना है कि साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती। फिर क्या होगा, एक वचन कर्ता, ये सब एक वचन है, एक वचन सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ यस या ईएस, और ये बहुवचन मीन्स प्लूरल नंबर कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसका प्रयोग किस ढंग से किया जाता है। ठीक, आप चाहे तो इसे भी नोट कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे हुआ, सबसे पहले हम सिंगुलर नंबर फिर उसके साथ में प्लूरल नंबर की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं ही, सी, मोहन या लता, सिंगुलर नंबर के साथ में। तो कहते हैं वह पढ़ता है, वह सोती है, या इसी में पढ़ती है मैं बनाता हूं, वह पढ़ती है। मोहन पढ़ता है, लता पढ़ती है। अब हम इसी को प्लूरल नंबर में भी इसी बात को लिखते हैं कि मैं पढ़ता हूं, तुम पढ़ते हो, वे पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं। ठीक, इसको देखेंगे तो ये प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट लगे हुए, कर्ता लगे हुए हैं, और इधर देखते हैं तो सिंगुलर नंबर के कर्ता लगे हुए हैं, एक वचन के कर्ता और बहुवचन के कर्ता लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये सब साधारण वाक्य हैं कि वह पढ़ता है। अगर इसमें होता वह नहीं पढ़ता तो निगेटिव हो जाता। वह कहाँ पढ़ता है, वह कब पढ़ता है, वो कैसे पढ़ता है, कितनी देर पढ़ता है, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते। तो चूंकि ये साधारण वाक्य है और इसको हमें कैसे बनाना है कि हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगती। फिर क्या होता है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, एक वचन के कर्ता के साथ यस या ईएस, और बहुवचन कर्ता के साथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा। वह पढ़ता है, जैसे हमारे सामने कोई वाक्य आया, बड़ा छोटा कैसा भी आए, लास्ट में हमने देखा है से हम कंफर्म हो गए कि ये टेंस प्रेजेंट है। एक शब्द और पीछे आते हैं, मिल गया हमें ता, मिल के बन गया ता है, मतलब प्रेजेंट, और ये ता मीन्स इंडेफिनिट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। साधारण वाक्य में देखते हैं वह पढ़ता है कैसे बनेगा। सबसे पहले हुआ ही, और पढ़ता है, रीड ये वर्ड है जो कि एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ रीड्स हो जाएगा। ठीक, वह पढ़ती है हो गया सी, पढ़ती है सिंगुलर नंबर में है, सी रीड्स हो गया। मोहन पढ़ता है, एक वचन का है, बन गया कि मोहन रीड्स। लता पढ़ती है, बन गया लता रीड्स। हम देखते हैं कि हर जगह रीड में रीड्स 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 रीड्स। अब हम कहते हैं मैं पढ़ता हूं, ये बन गया आई, प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, इसलिए क्या होगा आई रीड। तुम पढ़ते हो, क्या बन जाएगा यू रीड।
वे पढ़ते हैं, क्या बन गया, दे रीड। लड़के पढ़ते हैं, क्या बन गया, बॉयज रीड। हम देखते हैं कि जब ये प्लूरल नंबर में था, बहुवचन में सब्जेक्ट था, तो फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा, रीड 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 रीड। और इसी जगह पर एक वचन जब करता था, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था, तो हर जगह रीड्स 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 लगा हुआ है। तो इन दोनों से, इन वाक्यों से स्पष्ट होता है कि एक वचनकर्ता के साथ यस अथवा यस और बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं। अब लिखते हैं कि सूर्य पूरब में निकलता है, माताजी किचन में खाना बनाती हैं, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, कुत्ते भौंकते हैं। कुछ ऐसे वाक्य। अब देखते हैं कि सूर्य पूरब में निकलता है। कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आया तो लास्ट वर्ड हमने देखा है का मतलब हुआ प्रेजेंट, इधर हुआ ता का मतलब हो गया इंडेफिनिट, मिलके बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है, न तो इसमें नहीं लगा हुआ है, न तो कोई क्या क्यों कैसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। इसका मतलब ये प्रश्नवाचक नहीं है, कुछ पूछ नहीं रहा है, और नॉट भी नहीं लगा हुआ है, नहीं शब्द भी नहीं लगा है, निगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो सूर्य पूरब में निकलता है, तो इस वाक्य में हम सबसे पहले कर्ता को देखते हैं। कर्ता कौन है, कौन कार्य को कर रहा है, तो पता चला कि सूर्य निकलता है। तो सूर्य हो गया द सन। ये एक वचन है कि बहुवचन है? सूर्य अकेला एक वचन का होता है, तो एक वचन कर्ता के साथ यस या यस हमें लगाना है। तो सबसे पहले हमने कर्ता को पॉइंट किया, वाक्य पीछे से सेट करते हुए चले आएंगे, 80% सेंटेंस हमारे करेक्ट हो जाएंगे। द सन निकलता है, राइज इसकी मुख्य क्रिया है, राइज मीन्स निकलना, उगना। अब हम जानते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ यस या यस लगता है, तो हो गया राइजेज। ठीक, तो द सन राइजेज, फिर में, फिर पूरब, तो बे का मतलब इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। माता जी किचन में खाना बनाती हैं, ता है ती है मिल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। माता जी मदर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है, तो हम इधर पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, फिर खाना, फिर में, फिर किचन। इतने शब्द की इंग्लिश हमें ऐसे लिखना है, इसी क्रम से। तो पहले मदर, हम यहाँ लिख सकते हैं मेक लगाएंगे तो मेक्स हो जाएगा, कुक लिखेंगे तो कुक्स हो जाएगा। तो मेक्स या कुक्स द फूड, फिर इन द किचन। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, फिर ता है ती है ते है ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कंफर्म हुआ। मैं सब्जेक्ट हुआ आई प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, ध्यान देने की बात है। फिर जाता हूं, फिर स्कूल, फिर प्रतिदिन, ये 3 शब्द हमें लिखने हैं। लेकिन ये जो क्रिया है जाता हूं, ये फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा कि फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये हमें डिसाइड करके चलना है। क्योंकि ये प्लूरल में है इसलिए सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर यहाँ ही होता कि वह जाता है तो हम लिखते ही गोज, लेकिन अभी हम क्या लिखें, मैं जाता हूं, इसलिए हमें लिखना है कि आई गो। तो आई गो टू स्कूल प्रतिदिन, डेली, एवरीडे, पर डे, कुछ भी लिखते हैं। तो आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल एवरीडे। कुत्ते भौंकते हैं, तो सेंटेंस है ता है ती है ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कुत्ते इसका करता हुआ डॉग्स, भौंकते हैं, एक ही शब्द है भौंकना, बार्क। अब हम यस या यस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा इस सब्जेक्ट पे, कर्ता पे। कुत्ते एक वचन है कि बहुवचन है, कुत्ता कुत्ते बहुवचन है, बहुवचन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो डॉग्स बार्क, ऐसा हुआ। तो हम देख रहे हैं कि एक वचन करता जब होगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, तो फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग होता है, और बहुवचन का करता होगा, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसे भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मुझे लगता है आप नोट कर चुके होंगे, नहीं तो वीडियो रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा।
आगे अब देखते हैं, हम आपको बताने चल रहे हैं इसी टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो बहुत सिंपल है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना इस टेंस का भी। सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य में थी कि साधारण वाक्य में यस या यस कब लगता है और फर्स्ट फॉर्म कब लगता है। अब देखेंगे हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस, इसके पश्चात हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेम ऐसा ही सेंटेंस है कि वह स्कूल नहीं जाता है, और सेंटेंस हुआ मैं स्कूल नहीं जाता हूं। ध्यान देने की बात है, इसमें एक कर्ता एक वचन का है, दूसरा कर्ता बहुवचन का है। जैसा कि हम जानते हैं कि नहीं शब्द इसमें लगा हुआ है कि मैं नहीं जाता हूं या वह नहीं जाता है, यही इतनी बात पर्याप्त है यह बताने के लिए एक सेंटेंस नेगेटिव है। और ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो हमें बहुत ध्यान से समझना है कि निगेटिव सेंटेंस है अथवा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। लेकिन ध्यान देने की बात है, अगर सिंगुलर नंबर में होता है हम जानते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू अथवा डज, डज होती है। और प्लूरल नंबर में होता है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब साइक्रिया डू लगती है। तो हम इस सेंटेंस को अगर बनाएंगे, वह स्कूल नहीं जाता है, तो हम लिखेंगे ही, और सबसे लास्ट में चूंकि नॉट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो हमेशा हमें ध्यान देना है कि निगेटिव सेंटेंस जब भी बनेगा नॉट मेन वर्ब के पहले लगता है। बहुत ध्यान से समझने की बात है, फिर से गौर करेंगे कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है। ऐसा भी हम बुक में पढ़ते हैं कि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लगता है, यह भी सही बात है। लेकिन कभी कभी आप ऐसा पाएंगे कि जब प्रवाह के प्रश्नवाचक हो जाता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि कर्ता के बाद लगने लगता है। तो इसमें दो नियम हो जाते हैं, एक तो सहायक्रिया के बाद लगता है, दूसरा नियम हमें देखना पड़ेगा कि वो कर्ता के बाद लगता है। और मैं जो बता रहा हूँ कि मुख्य क्रिया से पहले लगता है यानी मेन वर्ब से पहले लगता है, ये हमेशा ये ऐसे ही लगता है। तो हम इस नियम को क्यों ना फॉलो करें कि निगेटिव सेंटेंस में नॉट शब्द मेन वर्ब के पहले लगता है। निगेटिव सेंटेंस में नॉट शब्द मुख्य क्रिया से पहले लगता है। तो हमें ध्यान देने की बात होगी। ही डज, फिर लिखेंगे नॉट, तब लिखेंगे गो। ही डज नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो क्या बन गया, आई डू नॉट। अब एक वचन तो है नहीं, ये तो बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो आई के साथ डू, तो बन गया आई डू नॉट गो टू स्कूल। यह हुआ इसका निगेटिव सेंटेंस। लता झूठ नहीं बोलती है। लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। अब इस सेंटेंस को हमें समझना है कि लता झूठ नहीं बोलती। पहले तो देखेंगे कि ता है ती हैं आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ता है ती हैं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। वाक्य में नॉट शब्द, नहीं शब्द लगा हुआ है, जो नॉट है इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब कर्ता देखेंगे, एक वचन का है तो डज नॉट, और बहुवचन का है तो डू नॉट का प्रयोग होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे लता, यहां से शुरू करेंगे तो लिखेंगे डज नॉट, फिर बोलना टेल, झूठ, अ लाई। लता डज नॉट टेल अ लाई। लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, कैसे बनेगा कि बॉयज, बहुवचन का हो गया तो क्या लग जाएगा, डू नॉट। बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर नहीं मचाते हैं इन द क्लास।
मना कि बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि निगेटिव सेंटेंस, देखो समझने के लिए कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल भी काफ़ी हैं, और ना समझने के लिए बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल भी देंगे तो पर्याप्त नहीं होगा। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझिए, फिर अपने टीचर और अपने बुक के मदद से और भी तमाम एक्सरसाइज इसके अनुसार सॉल्व करिए आप। तो हम बहुत सारा इस पर तो नहीं दिखा पाएंगे, बहुत सारा नहीं लिख पाएंगे, कुछ एग्जाम्पल दे करके हम आपको बात को समझा पा रहे हैं, ध्यान देने की बात है। अब हम यहीं पर हम चाह रहे हैं कि मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बता दूं। वो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान देने की बात होगी कि इंट्रोगेटिव कैसे बनता है सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है, या तो इस हर जगह पे यह लग जाएगा क्या क्या क्या। ऐसा हो सकता है क्या वह स्कूल नहीं जाता है, या वह क्या वह स्कूल जाता है नहीं जाता है, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, क्या लता झूठ नहीं बोलती, क्या लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। एक तो इस प्रकार के वाक्य बनते हैं। दूसरे वाक्य बनेंगे कि यह क्या शब्द वाक्य के बीच में हो जाएगा, क्यों, कैसे, कहां, कितने, ऐसे शब्द बीच में वाक्य के आ जाएंगे। तो इन वाक्यों को किस तरीके से बनाना है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है तो हमें बहुत सिंपल सी एक बात समझनी है, बहुत सिंपल सी एक बात समझनी है। वाक्य कभी भी प्रश्नवाचक हुआ तो साधारण वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी कि ये डज, ये डू, ये डज, ये डू, ये उठ करके वाक्य पहले लग जाएंगे। ये वाक्य का, इस वाक्य का ट्रांसलेशन बन गया। जैसे देखते हैं डज उठा करके हम पहले लिख लें, तो यहाँ तो डज है, यहाँ लग गया, यहाँ हट गया, तो क्या बन गया, डज ही नॉट गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक बन गया। अगर हम इस वाक्य में देखें कि आई डू नॉट गो टू स्कूल को प्रश्नवाचक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, डू को उठा के पहले लिख दें, तो क्या बन गया, डू आई नॉट गो टू स्कूल, इंट्रोगेटिव बन गया। हम लता डज नॉट टेल ए लाई को हम लिख सकते हैं कि डज को हम पहले लिख दें, क्या बन जाएगा, डज लता नॉट टेल ए लाई, नॉट को नहीं हटाना है, कि डज लता नॉट टेल ए लाई। अभी तक अगर दूसरे नियम से आप देखते हैं, जैसा कि हेल्पिंग वर्ब के नियम आप पढ़े होंगे कि साधारण वाक्य है, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा, और जब ये सहायक क्रिया उठ करके इधर चली आई तो कर्ता बता, अब तो बन जाएगा कर्ता के बाद नॉट लगा। लेकिन यही बात मैं कह रहा था कि अब भी, तब भी जो है टेल के पहले नॉट था, और अब भी टेल के पहले नॉट है। वर्ब के मेन वर्ब के पहले अब भी नॉट है, और तब भी नॉट लगा रहेगा। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि नॉट हमेशा मुख्य क्रिया के पहले लगा होता है। तो चलिए, इसमें डज उठा के पहले आ गया तो डज लता, और यहाँ डू उठा के पहले कर देंगे तो डू बॉयज नॉट मेक ए नॉइज। सामान्य तौर से चूंकि हमने निगेटिव इसमें बताया था, इसलिए मैं सक्रिय उठा करके पहले कर दिया। तो अब क्या वह स्कूल जाता है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या तुम ऐसा करते हो, क्या वह ऐसा करता है, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाएगा, वाक्य इंट्रोगेटिव बनने लगेगा। हालांकि इतना ही नियम केवल इंट्रोगेटिव का नहीं है, ऐसे केवल तरीका नहीं, लेकिन यह भी एक तरीका है, इसलिए इसी में इसको हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया। अब आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा कुछ सेंटेंस में आपको बताऊंगा, इसके बारे में बताने चल रहा हूँ। तो आप चाहें तो फिर से इसको एक बार नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में, कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बन रहे होते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमें समझने की बात है, इन दो वाक्यों पर आप फोकस करिए, इन दो वाक्यों को समझने की पूरी कोशिश करिए। एक सेंटेंस कह रहा है कि तुम क्या खाते हो, और एक सेंटेंस कह रहा है क्या तुम खाते हो। देखने की बात नहीं, ध्यान से समझने की बात है, ध्यान से समझिएगा। एक सेंटेंस है तुम क्या खाते हो, एक सेंटेंस है क्या तुम खाते हो, जिसमें आप देख रहे हो कहीं पर क्या यहां पे है, यहां पर क्या है। क्या शब्द आगे पीछे हो जाने से अगर इसका उत्तर देना होता तो आप क्या देते। अगर कोई कहेगा कि क्या तुम खाते हो, तो आप कैसा उत्तर देंगे कि हाँ खाते हैं, अथवा नहीं हम नहीं खाते हैं, खाते हैं अथवा नहीं खाते हैं, यस या नो में उत्तर मिलेगा, आंसर मिलेगा, क्या तुम खाते हो। इसी प्रश्न को कभी कभी आदमी पूछता है कि तुम खाते हो क्या, तुम पढ़ते हो क्या, तुम वहां जाते हो क्या, तब भी उत्तर यही मिलता है कि नहीं। क्या वाक्य के पहले आया, वाक्य के अंत में चला गया। क्या शब्द वाक्य के पहले आया अथवा क्या शब्द वाक्य के पहले अंत में चला गया, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों का प्रश्न का उत्तर एक ही आएगा, हाँ या ना।
हाँ अथवा ना, बड़े समझने की बात। और जबकि हम ये कह दें कि तुम क्या खाते हो, अगर हम इस बात को ध्यान दें तो क्या खाते हो, क्या शब्द वाक्य के बीच से आने का तात्पर्य हुआ कि तुम क्या खाते हो, उस वस्तु को बताओ। आप कह सकते हैं कि मैं खाना खाता हूं, मैं आम खाता हूं, मैं मिठाई खाता हूं, या जो कुछ भी, मैं ये चीज खाता हूं। आप तुम क्या खाते हो, इसका उत्तर कोई वस्तु आप बताना शुरू करेंगे। और जबकि पूछा जाएगा तुम खाते हो क्या, इसका आप उत्तर कोई वस्तु नहीं देंगे, इसका आंसर जो देना होगा वो हाँ अथवा न में दिया जाएगा। अब हम यह चीज बहुत ध्यान से समझने की है कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले या बाद में आएगा तो वाक्य कैसे बनता है, और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा तो वाक्य कैसे बनता है। सामान्य तौर से हम लोग कैसे वाक्य को बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह लिखते हुए एक सिस्टम होता है। हालांकि बिगिनर्स को इस तरीके से मैं नहीं समझाता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म लिखते हैं, फिर अन्य सारी चीजें कुछ लिखेंगे, अदर थिंग। तो जब वाक्य हम प्रश्नवाचक बनाने लगते हैं तो जैसा कि हमने ठीक इसी के पहले मैं बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब, ये जो सहायक क्रिया होगी ये उठ के पहले आ जाएगी, तो सहायक क्रिया यहाँ आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट क्रम ऐसे फिर बना रह जाएगा। नॉट लगाना होगा तो मेन वर्ब से पहले नॉट लग जाएगा, यहाँ पर नॉट लगना होगा तो नॉट यहीं लग जाएगा। ध्यान देने की बात है, वाक्य के शुरू में अगर क्या आ गया तो इस टेंस में जो सहायक क्रिया लगनी होगी वो पहले बैठ जाएगी। क्या तुम खाते हो, ता है, ती है, ते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तुम कर्ता बहुवचन का है तो यहाँ सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, डू, फिर कर्ता लगा डू यू, पर सहायक क्रिया पहले हो जाएगी तो फिर कर्ता लग जाएगा, डू यू ईट। क्या तुम खाते हो अथवा तुम खाते हो क्या, तब भी बन गया कि डू यू ईट। ये भी डू यू ईट है, ये भी डू यू ईट है, दोनों का ट्रांसलेशन डू यू ईट बना। अगर यह आता है वाक्य के बीच में क्या शब्द आता है, पहले समझना कि जितने भी प्रश्नवाचक होंगे ध्यान देने, क्या तुम गाली देते हो, तुम गाली देते हो क्या, ये तो इसी पैटर्न का है। जबकि देखते हैं वह कहाँ रहता है, वे कब आते हैं, मोहन वहाँ कैसे रहता है और क्यों। हम देखते हैं कि कहाँ, कब, कैसे और क्यों वाक्य के बीच में आ रहे हैं, तो इनका ट्रांसलेशन कैसे बनता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा। तो जो कुछ ये बना है ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, मतलब सहायक क्रिया तो पहले आएगी ही आएगी, प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि कर्ता से पहले सहायक क्रिया ना लग जाए। वाक्य प्रश्नवाचक है तो सहायक क्रिया लगना ही लगना है, वाक्य प्रश्नवाचक है तो सहायक क्रिया कर्ता के पहले लगना ही लगना है। तो सहायक क्रिया तो उठ के कर्ता के पहले, यू के पहले डू लग गई, लेकिन अगर क्या शब्द इसमें यहाँ पे ना आकर के यहाँ आया होता कि तुम क्या खाते हो, तब भी सहायक क्रिया ऐसे ही लगी होती। सिर्फ हम क्या करते, क्या शब्द की इंग्लिश और यहाँ पर लिख देते, क्या, व्हाट, बस बन गया व्हाट डू यू ईट। अब यह तुम क्या खाते हो, तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा प्रश्न उठ करके और पहले आ जाएगा। सहायक क्रिया तो पहले आएगी ही आएगी, लेकिन प्रश्न शब्द भी सबसे पहले आ जाएगा, सहायक क्रिया से भी पहले प्रश्न बन जाएगा। तो इन दो शब्दों पर हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्नवाचक शब्द और सहायक क्रिया उठ के पहले आ जाएंगे। अगर और कोई शब्द होगा, प्रश्न शब्द, जैसे ये शब्द हैं तो ये प्रश्न यहाँ पहले उठ के चले आएंगे, पहले यहाँ कहाँ लग जाएगा, कब पहले आ जाएगा, कैसे पहले आ जाएगा, क्यों पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या लग जाएगा, इसके बाद सहायक क्रिया लग जाएगी, फिर वही क्रम, कर्ता नॉट लगेगा तो नॉट, नहीं तो मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट, यही शब्द लगेगा। तो हम अगर इसको बनाएंगे, अब ये बना तो क्या तुम गाली देते हो, उत्तर आएगा हाँ ना, तुम गाली देते हो क्या, आंसर आया हाँ या ना। तो समझना इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, हाँ ना वाले जितने भी वाक्य होते हैं, क्या वाक्य पहले आया या बाद में आया, सहायक क्रिया पहले आया। तुम के साथ में बन गया डू यू, डू यू गाली देना, अब्यूज, डू यू अब्यूज, इसका भी ट्रांसलेशन वही बनेगा, क्या, डू यू अब्यूज, डू यू अब्यूज, क्या तुम गाली देते हो, तुम गाली देते हो क्या, इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ क्या शब्द बीच में आया, तो जहाँ क्या आया वहीं कब आ सकता है, तुम कब खाते हो, तुम कहाँ खाते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम क्यों खाते हो। इसी जगह पर आता तो यह कभी व्हाट बन जाता, तो कभी वेयर बन जाता, तो कभी व्हेन बन जाता, कभी हाउ बन जाता, कभी व्हाई बन जाता। ये जहाँ पर व्हाट लिखा है हमने वहीं कोई और प्रश्नवाचक शब्द बैठ जाता, सिस्टम इसी तरीके से बनते। तो मैं उसी प्रश्न को अलग अलग देखिए, कहाँ शब्द वाक्य आया तो पहले हम लिख देंगे वेयर। अब बच्चा क्या, वह रहता है, वह ही कर्ता के साथ डू डज का प्रयोग में डज लगेगा, तो बन गया क्या, वेयर डज
फिर करता ही लिव, क्वेश्चन मार्क। वेयर डज ही लिव, ये हर जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएंगे। वेयर डज ही लिव, वे कब आते हैं, कब हम सबसे पहले लिख देंगे व्हेन। अब वे के साथ में हम क्या लगाएंगे, डू, व्हेन डू, तब लिखेंगे दे, व्हेन डू दे कम। प्रश्न बन गया। मोहन वहां कैसे रहता है, कैसे शब्द को उठा के पहले लिख दें, पहले क्या लिख देंगे, हाउ। फिर मोहन के साथ में डज का प्रयोग होगा, हाउ डज। फिर लिखेंगे मोहन रहता है का लिव, वहां का देयर, हाउ डज मोहन लिव देयर। अब देखिए तुम यहां क्यों आते हो, तो क्यों शब्द को सबसे पहले लिखेंगे क्या, वाई, तुम के साथ में डू लगेगा, वाई डू यू, फिर आना का कम, यहां का हियर, वाई डू यू कम हियर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हमें ध्यान देना कि प्रश्न दो प्रकार से होते हैं। एक यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो हम बता रहे क्या वाक्य के पहले आता है, इसका उत्तर जो इसमें यस या नो में आएगा, तो यस नो टाइप प्रश्न कहे जाते हैं। और इसके अलावा जो प्रश्न आते हैं वो कभी समय पूछें, कभी कारण पूछते हैं, तो कभी तरीका पूछते हैं। जैसे वो कब आते हैं, ये समय पूछ रहा है, कैसे रहता है, ये तरीका पूछ रहा है, क्यों आता है, ये कारण पूछ रहा है। इस प्रकार से प्रश्न के शब्द जो भी होंगे वो सारे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आते जाएंगे। फिर वही क्रम, सहायक्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। तो ध्यान से समझने की बात है, इसको ठीक से समझिए ना और नोट कर लीजिए। इस प्रकार से तमाम सारे एग्जाम्पल बुक से देख करके उसको टीचर की भी हेल्प लेनी है, बुक की भी हेल्प लेनी है और नोट करना है। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर नॉलेज यू विल गेट, यू कैन नोट इट।